हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एलीट क्लास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे जनरल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर थर्ड का पार्ट 2, दैट इज अबाउट द ओजोन एंड इट्स डिप्लेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि ओजोन होता क्या है। ये एक नेचुरली ऑकरिंग गैस लेयर होती है जो हमारे अर्थ के सरफेस से 10 to 50 किलोमीटर्स अबाव हमें मिलती है। हम जो है इस लेयर की थिकनेस को डॉप्सन यूनिट्स में जो है वो मेजर करते हैं। नाउ अब जो ये लेयर होती है हमें पता है इसका जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में लाइक करता है, इसका 90%। तो इसीलिए हम इस पार्ट को गुड ओजोन कहते हैं। और जो 10% पोर्शन इसका ट्रोपोस्फेयर में लाई करता है उसे हम बैड ओजोन कहते हैं, बिकॉज वो एक ग्राउंड लेवल का पोल्यूटेंट का काम करता है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं या क्रॉप्स में डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हम उनको ये कहते हैं। अब ओजोन जो होता है, ओजोन का जो अमाउंट ओजोन लेयर में होता है ये लोकेशन की वजह से वेरी करता है, डेली भी और सीजनली भी। जो हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स होती हैं, केमिकल प्रोडक्शन होती है या ओजोन डिस्ट्रक्शन की वजह से ये जो अमाउंट ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर होता है वो वेरी करता है। और जो हमारी सीजनल विंड पैटर्न रहता है स्ट्रेटोस्फेयर में, उसकी वजह से हमारा जो ओजोन होता है जो इक्वेटर पे कम होता है और पोल्स पे जो होता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैकेनिक्स ऑफ शील्डिंग प्रोसेस क्या है हमारे ओजोन का। ओजोन का मेन काम होता है, ओजोन लेयर जो होती है वो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस जो एटमॉस्फेयर पे हिट करती है वो उससे ह्यूमन लाइफ को बचाती है। अब क्या होता है कि जो ही हमारा जो ओजोन होता है जब उस पे सनलाइट पड़ती है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है वो सिंगल एटम्स में स्प्लिट हो जाता है। और यही ऑक्सीजन जो है इन एटम्स के साथ मिलकर ओजोन फॉर्म करता है। अब नेचर अगर हम नेचर में देखेंगे तो एक नेचुरल इक्विलिब्रियम बना रहता है जिसमें जितना ओजोन बनता है उतना डिकम्पोज भी होता है। लेकिन जब ओजोन की डिप्लेशन की बात हम करते हैं वहां पर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। दैट मीन्स जो ओजोन जितना ज्यादा बनता है, बनने की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू इट्स डिस्ट्रक्शन। उसकी वजह से जो ओजोन की लेयर होती है वो थिन होती जाती है और हम कहते हैं कि ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। अब हम इसकी डिस्ट्रक्शन का मैकेनिज्म जो है उस पर बात करते हैं। ओजोन जो होता है मेनली उसको डिस्ट्रक्शन जो होती है वो कैसे होती है, जब वो रिएक्ट करेगी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने वाले नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के जो एटम्स होते हैं उनके साथ। तो अब हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली भी इनमें से कई सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से हमारे एटमॉस्फेयर में एडअप हो जाते हैं। अब क्या होता है कि ये मोस्टली ये जो एटम्स होते हैं ये हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और इसलिए अनरिएक्टिव होते हैं। लेकिन जो ही ये हार्मफुल एटम्स हमारे अपर लेयर दैट मीन स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं, वहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उस वजह से वो हमारे जो ओजोन को है वो डिस्ट्रक्ट करते हैं। फाइन, इट इज सेड कि अगर हमारे पास एक फ्री क्लोरीन एटम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो डिकेड्स तक ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो एटम्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे ओजोन को, वो काफ़ी टाइम तक हमारे एटमॉस्फेयर में रह पाते हैं, बिकॉज ना उन्हें रेन डिजोल्व कर पाता है और ना ही स्नो इन द लोअर एटमॉस्फेयर, और आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच के हमारे ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस दो टाइप के हो सकते हैं। एक वो जो नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल्स हैं जो कि वॉल्केनिक एरप्शन से हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं, या फिर वो है जो मैन मेड कॉजेस की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में एड अप करते हैं, जैसे कि हैलोजेंस वगैरह हैं। अब हम इन्हीं कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे।
पहले आते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव एंड नॉन फ्लेमेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कौन रिलीज करते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर्स, एरोसोल्स, एयर कंडीशनर्स। और उनकी जो लाइफ टाइम होती है, जितने टाइम वो हमारे एटमॉस्फेयर में परसिस्ट कर सकते हैं, वो 20 से 100 साल तक कर सकते हैं। सेकंड होते हैं हमारे हेलॉन्स। हेलॉन्स जो होते हैं वो हमारे किन कंपाउंड से बने हुए होते हैं? ब्रोमीन से, फ्लोरीन से, कार्बन से। तो उनमें ब्रोमीन का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो क्या करते हैं, वो हाईली डिस्ट्रक्टिव साबित होते हैं हमारे ओजोन के लिए, अगर वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं। हैलोन्स को मोस्टली यूज़ किया जाता था फायर एक्सटिंग्विशर्स में, बिकॉज इनका जो पुट आउट करना फायर्स को, वो उनकी एबिलिटी थी। लेकिन ताकि हमारे ओजोन लेयर को ज़्यादा जो है वो इफेक्ट ना हो, इस वजह से इनको एज फायर सप्रेसर्स के तरह यूज़ करना बंद कर दिया गया। फिर आता है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं वो हमारे फर्टिलाइजर्स, हमारे लाइव स्टॉक्स, हमारी इंडस्ट्रियल कंबशन, इन सब चीज़ों से रिलीज होते हैं। और करंटली अगर देखा जाएगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा सबसे बड़ा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होता है। क्योंकि अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखेंगे, जब फर्टिलाइजर, लाइव स्टॉक वगैरह इसको रिलीज करते हैं, तो ये बिल्कुल भी हजार्डस नहीं है। बट जब फोटोलिसिस होके स्ट्रेटोस्फेयर में ये और गैसेस में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, तो उसकी वजह से ट्रिगर होता है हमारा ओजोन डिस्ट्रॉइंग रिएक्शंस। तो इसलिए जो है ये भी एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। फिर आता है हमारा मिथाइल ब्रोमाइड, जो हमारी सॉइल फ्यूमिगेशन, पेस्ट कंट्रोल में यूज होता है। तो इसलिए जो है ये भी, इसकी रेगुलेशन भी मिथाइल ब्रोमाइड की कर ली गई है, ताकि हमारे ओजोन को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि हिस्टोरिकली हमने देखा सॉल्वेंट्स में यूज किया जाता था, क्लीनिंग एजेंट्स में यूज किया जाता था। लेकिन नाउअडेज हमने ये देखा कि ये एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, तो इस पर भी जो है काफी बैन आना शुरू हो गए। मोस्ट ऑफ दी जो इसमें हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन वंस दे रीच स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ उनके जो है ब्रेक डाउन के बाद वो डेडली रेडिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो वो डेडली साबित होते हैं हमारे ओजोन के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं हमारे एंटार्क्टिका के ऊपर जो होल बना है उसकी। एंटार्क्टिका के ऊपर जो होल बना है उसका मेन रीजन होता है दैट इज द पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ये टाइप के क्लाउड्स होते हैं जो कि शिमरी आइसी क्रिस्टल्स के फॉर्म में फॉर्म होते हैं। और ये जो क्या बोलते हैं इन्हें, क्लाउड्स होते हैं, ये सेंट्रल पार्ट परफॉर्म करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल में। वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम देखते हैं कि जो ओजोन होल है, सिंपली उसका मतलब होता है कि जो लेयर ऑफ ओजोन है उसमें डिक्रीज आया है, उसकी जो थिकनेस है। अब वो क्यों होता है? जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है पोलर वोर्टेक्स पे 85 डिग्रीज, तो वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होती है, उनको हम बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, या नेक्रियस क्लाउड्स भी बोला जाता है। तो उन क्लाउड्स की वजह से क्या होता है, ये केमिकल प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करता है फॉर दी जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए। और उसमें कैटलिस्ट का काम करता है बेनाइन, जो क्लोरीन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, वो क्लोरीन को कन्वर्ट किया जाता है फ्री रेडिकल्स में इन्हीं क्लाउड सरफेसेस के ऊपर। और जब सनलाइट वापस आ जाती है तो मैसिव चेन रिएक्शंस होते हैं इन फ्री रेडिकल्स की वजह से, और ओजोन डिप्लीशन स्टार्ट होता है। आर्कटिक डिप्लेशन जो है वो कम सीवियर होता है, क्योंकि वार्मर टेम्परेचर्स होते हैं और वहाँ पर जो एयर पोर्टेक्सेस होते हैं वो उतने भी स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये था कि एंटार्क्टिका के ऊपर जो है होल बनने का रीजन क्या था। मेन रीजन वर द पीसीएस क्लाउड्स। मूविंग फॉरवर्ड, कि अब जो है ओजोन के जो एक्सपोजर की वजह से है, डिफरेंट चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम ह्यूमन बॉडी पे सबसे पहले उसका इम्पैक्ट देखेंगे, आइज जो है उनमें कैटरैक्ट हो सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है, या परमानेंट कॉर्नियल डैमेज भी हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो सप्रेस होने लगता है। दैट मीन्स इंसान ज़्यादा ससेप्टेबल होता है टू मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। स्किन जो है, हम देखते हैं कि जब हम यूवी रेज के एक्सपोजर में आते हैं
तो काफ़ी ज़्यादा जो है स्किन रिलेटेड डिजीज़ होना शुरू हो जाती है, वक्त से पहले एजिंग आना शुरू हो जाती है, काफ़ी सारे कैंसर्स के लिए इंसान प्रोन हो जाता है, मेलानोमा या कार्सिनोमास होने का खतरा होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारा डीएनए जो है वो म्यूटेट होने लगता है। सो अगर हमारा ओजोन जो हमारा शील्ड है यूवी रेज से बचने के लिए, जब वो वीकन हो जाता है तो वो ज़्यादा कार्सिनोजेनिक हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर वो एज अ कैटलिस्ट ऑफ विटामिन डी काम करता, लेकिन नहीं, उससे ज़्यादा उसका जो मेन काम होता है दैट इज़ अ कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है उसका। मूविंग फॉरवर्ड, अब बायोस्फीयर पे क्या इफेक्ट होता है? जो हमारी लाइफ ऑन लैंड है, दैट मीन्स प्लांट्स जो है, उनमें जो होता है फोटोसिंथेसिस में इनहिबिशन आना शुरू हो जाता है। प्लांट कंपटीशन जो है वो ऑल्टर होने लगता है। हम देखते हैं म्यूटेशंस की वजह से बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पे इफेक्ट होता है और पैथोजेंस के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं हमारे क्रॉप्स। अगर हम वाटर लाइफ की बात करेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन जो कि हमारे फूड वेब्स का एक बेस फॉर्म करता है, तो फूड वेब की जो बेस होती है वही जब डिसरप्ट होना शुरू हो जाएगी तो उस वजह से हमारा जो पूरा फूड चेन है वो कोलैप्स होने का खतरा रहता है। सेकंड इज द डैमेज टू द लार्वा। जो हमारे श्रिम्प्स होते हैं, लार्वाज होते हैं, उनको डैमेज होने का खतरा होता है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट की डिग्रेडेशन ऑफ जो मटेरियल्स है और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है उनको कैसे अफेक्ट करता है हमारे यूवी रेज। सो यूवी रेज जो होती हैं वो एक्सेलरेट करती हैं ब्रेक डाउन ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स या हमारे पास जो बायोपॉलीमर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका डिस्कलरेशन हो जाता है, वो ब्रिटल हो जाते हैं और उस वजह से क्या होता है वो अपना स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी खो देते हैं। दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और उनका जो लाइफ स्पैन होता है किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का वो कम हो जाता है। बायोकेमिकल साइकिल्स में भी जो है इनका इफेक्ट होता है। दैट मीन कि ये प्लांट का जो डिकम्पोजिशन जो होता है उसको कम कर देते हैं, उनका प्रोडक्शन भी प्लांट मैटर का और उनका डिकम्पोजिशन भी। और जो हमारे पास हम देखते हैं हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं यूवी रेज की वजह से। तो उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो सोर्स होता है और सिंक होता है वो दोनों ही जो है वो ऑल्टर हो जाता है। जो डेलिकेट बैलेंस होता है इकोसिस्टम का बना हुआ वो पूरा मिसमैच हो जाता है, बिकॉज जो उनकी बेसिस होती हैं, जैसे कि हम प्लैंक्टन्स को देखते हैं वो अफेक्ट होते हैं, वो एक फूड चेन की बेस होती है। तो उस वजह से पूरी की पूरी जो हमारे जो है फूड वेब जो है वो भी अफेक्ट होता है और उस वजह से क्या होता है हमारे जो पूरा इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है इन सारी चीज़ों का? सबसे पहला जो रिस्पॉन्स था वो था वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जो था ये प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए पहला लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट कराया गया था कंट्रीज के थ्रू। लेकिन ये सिर्फ एक प्रॉमिस था, इसमें कोई एक्शन लेने की जो है बात नहीं की गई थी। एक्शन जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लिया गया जो 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें ये डिसाइड किया गया कि हर एक कंट्री अपनी तरफ से जो है स्टेप्स लेगी ताकि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं इनको फेज आउट किया जाए और इसको हमने फोर्स में लाया इन 1989। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो अपनी हिस्ट्री में एनवायरमेंटल ट्रीटी ऐसी पहली थी सक्सेसफुल जिसकी वजह से जो है अ, हमने ओजोन लेयर को बचाने का जो है पहला प्रयास किया था। अब आया कोर्स करेक्शन, दैट मीन्स किगाली अमेंडमेंट। पहले जो है हमने फेज आउट किया ओजोन डिस्ट्रॉय जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर कहा गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उन्होंने रिप्लेस किया है CFCS को और ये ज़्यादा पावरफुल है और हार्मफुल है, इसलिए ओजोन को सेव करने के लिए हमें इनको भी फेज आउट करना पड़ेगा। तो ये किगाली में जो रवांडा में है उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ही तहत एक ग्लोबल एग्रीमेंट कराया गया था। अब इसमें टारगेट ये रखा गया था कि हमें HFCs की जो कंजप्शन है उनको रिड्यूस करना होगा ग्रेटर देन 80% से बाय 2047 तक। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। अब इंडिया का क्या रोल था इन कंट्रोलिंग द ओजोन लेयर डिप्लेशन? सबसे पहले दे स्टार्टेड फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ CFCs, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड द हैलोन्स। एंड उसके बाद उन्होंने किगाली एग्रीमेंट जो है उसमें अमेंडमेंट 2021 में रेटिफाई की
वियना कन्वेंशन उन्होंने 1991 में साइन किया था, तो 1992 में वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के भी पार्ट बने थे। अब जो है उन्होंने कहा है कि 2028 से दे विल बिगिन फेजिंग डाउन द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के जो एमिशंस हैं, जो हमारे 24 टू 26 की जो लेवल्स होंगी हमारे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एमिशंस की, उनको हम 15% रिड्यूस करेंगे बाय 2047। नेक्स्ट ये था कि जितनी भी स्टील कंपनीज यहाँ थी उन्होंने टेट्राक्लोरोइथेन को यूज़ करना शुरू किया। तो पहले वो यूज़ करते थे टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड को, लेकिन अब उन्होंने टेट्राक्लोरोइथेन को यूज़ करना शुरू किया, जो कि लेस हार्मफुल है। और हमने एक मिनिस्ट्री भी बनाई है जो डेडिकेटेड है टू ओजोन, तो वो कोलैबोरेट करता है किनके साथ, यूएनडीपी के साथ। तो ये इंडिया के स्टेप्स थे टू कंट्रोल द ओजोन डिप्लेशन। अब हम करंट स्टेटस की बात करेंगे ऑफ ओजोन। करंट स्टेटस ये है कि ओजोन लेयर जो है ना ही वो रिकवर कर रही है और ना ही वो अब ज़्यादा डिप्लीट हो रही है। 2024 में हमने देखा कि ओजोन होल जो है वो जितना प्रीवियस था उससे उसका साइज कम हो गया है, और ये कहा जाता है कि अब हम जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंटेन करने में, फेज आउट करने में, तो बाय मिड सेंचुरी ऑफ दैट इज 2047 टू 2066 इन बिटवीन हम जो है पूरी तरीके से ओजोन को रिकवर कर सकते हैं। देन अगर हम एक ओवरऑल समरी लेंगे, ओजोन एक शील्ड है जो हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। क्राइसिस किससे आए, जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ऑफ आर क्लोरीन, ब्रोमीन, जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी या नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से एग्रीवेट हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इवन उनका जो एक भी एटम है वो हमारे थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। उनका इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन लाइफ, हमारे इकोसिस्टम, हमारे मरीन लाइफ, हर एक पे है। तो सोल्यूशन उसका जो यही है कि हमें जो है इस पे एक ग्लोबली सबको काम करना पड़ेगा बाय फेजिंग आउट दीज ODSs so as to recover it completely. So this was all about in this topic of ozone depletion. I hope you have liked this video. Kindly do subscribe to my channel. Thank you so much.